Welcome everyone to Physica. So this video will be all about PhD interviews. So teachers किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में एंड आपको किस टाइप की प्रिपरेशन करनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू. सो इस वीडियो में मैं सारा डिस्कस करूँगा एंड इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पूछा है जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे एंड जिनके क्लियर हुए हैं, जिनके क्लियर नहीं भी हुए. सो मैंने सबसे पूछा है. सो काफ़ी रिसर्च करी है इस पर. तो किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सबसे पूछा है, मेरे जूनियर्स थे जो मेरे बैच में है, खुद उनसे भी पूछा है, जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे भी पूछा है एंड देन जिन स्टूडेंट्स ने अदर इंस्टीट्यूट्स में दिए हैं उनसे भी पूछा है एंड उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है और सबके लिए रहेगी वैसे तो. सो दिस वीडियो विल बी सारे डिसिप्लिन्स के लिए रहेगी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब डिसिप्लिन्स के लिए रहेगी. बट फिज़िक्स के लिए पर्टिकुलर मैं इसके बाद इसी वीडियो में लास्ट में फ़िज़िक्स के ऑल क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस जो हैं जो हर बारी टीचर्स पूछते हैं वो सब बताऊंगा. सो पहले 3 पॉइंट्स जो हर डिसिप्लिन के लिए आपको हर इंटरव्यू के लिए आपको रिमेंबर करना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट. सो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट तो रहना ही है इंटरव्यू में. आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है. इट जस्ट नॉट टू बी स्केयर्ड. आपको कॉन्फिडेंट रहना है एंड जैसे जैसे इंटरव्यू चलेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही सही हो जाएगा. स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नर्वस होते हैं, बट आपको नहीं रहना है. आपको सोचना है दिस इज़ जस्ट अ सिंपल इंटरव्यू. आपने JRF क्वालिफाइड या फिर गेट क्वालिफाइड हो आप. सो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे कि आप क्वेश्चंस का आंसर दे सको. बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. सो समटाइम्स अगर आप ज़्यादा नर्वस होते हैं, टीचर्स भी कई बारी आपको कंफर्टेबल करने के लिए कभी कभी भी बोल देते हैं कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आपने सबसे अच्छी तरह टॉपिक पढ़ा है आप वो बता दीजिए. सो कभी कभी आपसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पूछ लेते हैं आपने क्या क्या पढ़ रखा है. सो उस पर ही क्वेश्चंस पूछते हैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए जस्ट. सो अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे सो इट्स अ ग्रेट चांस यू विल बी सेलेक्टेड. सो सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट सबसे पहले विज़िट करनी है. जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी वेबसाइट जाइए एंड टीचर्स की प्रोफाइल देखिए जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे. सो उनके मेजर रिसर्च एरियाज़ देखिए, उस डिपार्टमेंट में क्या रिसर्च हो रही है वो देखिए. सो रिसर्च टॉपिक आपको देखने हैं, ठीक है. उस डिपार्टमेंट में किस टाइप के रिसर्च हो रहे हैं जिसमें आप देना चाहते हैं, ठीक है. सो और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टीचर के अंडर लेना है सो उससे इंटरेक्ट अगर हो सके तो कर लो, वरना आपको उसकी प्रोफाइल देख के आप देखिए आपने कहाँ कहाँ उसने रिसर्च कर रखी है. अगर वो आपके रिसर्च एरिया से आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम बैठ रहा है सो यू कैन गो फॉर दैट प्रोफेसर. सो कभी कभी आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे इंटरव्यू के टाइम पे ही अगर आप जा रहे हैं सो आफ्टर इंटरव्यू और आप अगर 2-3 दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर रहे हैं सो आप उस टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए. अगर वहाँ पे आपको बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो जस्ट नॉट बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे पूरा बायो नहीं बताना अपना, जस्ट कि अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है आपने BSc कहाँ से करी है, MSc कहाँ से करी है, आपकी परसेंटेज कितनी है. सो यू शुड बी एबल टू स्पीक अबाउट दैट, ठीक है. सो कितनी परसेंटेज आपकी आई है MSc में, BSc में, आपने प्रोजेक्ट वर्क क्या किया है, प्रोजेक्ट में क्या किया है. और अगर आपकी BSc MSc में परसेंटेज कम है सो उसका रीज़न क्या है, आपको सब उसके बारे में देखना होगा. वहाँ पे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपका क्यों आपने गेट भी क्वालिफाई कर लिया, JRF भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपकी BSc और MSc में परसेंटेज कम क्यों है. सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए वहाँ पे कि आप क्या बोलोगे उन्हें. सो आपने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है सो आपने क्यों चूज़ किया, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है. और कभी कभी क्या होता है कि आपने प्रोजेक्ट वर्क किसी और टॉपिक पे कर लिया एंड आप जो वहाँ पे जिस इंटरव्यू के लिए गए हो आप किसी और टॉपिक के लिए गए हो, आपने जो प्रपोजल दिया है वो किसी और चीज़ का दिया है. सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए. सो आप क्या स्पीकअप करोगे कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क उस टॉपिक पे किया, नाउ माय रिसर्च एरिया इज़ दिस, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, सो मेरा अब इंटरेस्ट इसमें है. सो आपको उसके टॉपिक पे डिफेंड करना आना चाहिए कि मैं इंटरेस्ट मेरा इस पे है सो मैं इस पे. एंड नेक्स्ट थिंग मैं जो बोलना चाहता हूँ एक तो जो मैंने बोला था आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप रिसर्च स्कॉलर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पे
सो उसके थ्रू आप मतलब उस डिपार्टमेंट में कोई रिसर्च स्कॉलर है सो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जिस उस टीचर के अंडर कोई रिसर्च स्कॉलर है वो आपको अच्छा गाइड कर सकता है, क्या रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में चल रही है, मतलब उस टीचर के अंडर क्या कर रहे हैं हम। सो अगर आपका मतलब सेम रह रहा है टॉपिक रिसर्च एरिया, सो आपको स्टूडेंट से भी रिसर्च मतलब रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं वो उससे काफ़ी आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। मेजर मतलब टीचर से डायरेक्ट प्रोफेसर से मिलेंगे सो उसमें थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, बट रिसर्च स्कॉलर से अगर आप पूछेंगे सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इज़ आपको अपनी स्पेशलाइजेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क जो आपने मास्टर या एमएससी या एमटेक में किया है सो उसके रिलेटेड आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमेशा पूछते हैं, आपने किसी भी मास्टर में या फिर नहीं भी किया है सो जब भी आपका कोई मतलब रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया सो आपका एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, मतलब नॉट इन अ रिटन वे बट आपके माइंड में होना चाहिए आप क्या करना चाहते हो। सो आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इस पर। सो पहले से ही आप प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो वो काफ़ी टाइम वो आपसे पूछते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है सो आप थीसिस रिपोर्ट वहाँ पे ले जाइए, जस्ट आपको माइंड में होना चाहिए। अगर वो कभी कभी मांगते हैं तो जस्ट दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं उन्हें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यू चलता है वो रिसर्च जो प्रोजेक्ट है जो मास्टर्स में किया है वही उसी से रिलेटेड सब पूछते हैं। सो ठीक है। सो नेक्स्ट अब मैं जो डिस्कस करूँगा वो सारा फिज़िक्स से रिलेटेड होगा। सो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से नहीं होगा, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को मैं वो नहीं करूँगा, मतलब हर इंस्टीट्यूट्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो मैं हर क्वेश्चंस बताऊँगा कि कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट्स में पूछते हैं। सो इंटरव्यू डेट्स आ गई हैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की। सो दीज आर द इंटरव्यू डेट्स। सो इनकी वेबसाइट्स पे थी ये इंटरव्यू डेट्स। सो आईआईटी रुड़की का सबसे पहले होता है एंड देन ये सारे इंस्टीट्यूट्स का, एंड देन इनका तो लगातार ही है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। सो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग टाइप से मतलब क्राइटेरिया रखते हैं पीएचडी प्रोग्राम का एडमिशन का। सो कई इंस्टीट्यूट खाली इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आईआईएससी में खाली इंटरव्यू होता है, आईआईटी रुड़की में भी खाली इंटरव्यू होती है। ये डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग क्राइटेरिया से करते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में खाली इंटरव्यू होता है, कई इंस्टीट्यूट्स में पहले रिटन टेस्ट होता है देन इंटरव्यू होता है, देन उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं देन इंटरव्यू लेते हैं। सो जैसे आईआईटी कानपुर में, आईआईटी गांधीनगर में, यहाँ पे इंटरव्यू प्लस रिटन टेस्ट, आईआईटी बीएचयू में भी रिटन टेस्ट पहले होता है देन उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं देन इंटरव्यू लेते हैं। सो इनका जो रिटन टेस्ट होता है वो काफ़ी मतलब सिंपल भी नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का होता है। सो थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपने मतलब जेआरएफ ऑलरेडी यू हैव क्वालिफाइड जेआरएफ सो कर लेंगे आप, काफ़ी आसान होता है, इतने उस लेवल से तो काफ़ी ईजी होता है। सो मतलब नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता, आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है, जैसे एग्ज़ाम्स में होता है यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम में जैसे होता है। सो उस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। सो 1 आवर या फिर 1.5 आवर्स का टेस्ट होता है। सो वेरी सिंपल। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फिर इंटरव्यू होता है। सो नाउ मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो एक और चीज़ है कि कई इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू में अलग अलग पैनल बिठाए जाते हैं, मतलब सीएमपी का अलग पैनल है। सो अगर आप कंडेंस मैटर फिज़िक्स में जाना चाहते हैं सो उसके लिए आपको अलग टीचर्स का इंटरव्यू होगा। देन हाई एनर्जी फिज़िक्स में अगर आप जाना है तो अलग, देन न्यूक्लियर में जाना है तो अलग। सो कई इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग पैनल होते हैं, जैसे आईआईटी रुड़की में ही अलग अलग पैनल होते हैं। सो अगर आप सीएमपी में जाना है तो अलग पैनल होगा, एटॉमिक में जाना है तो अलग होगा, हाई एनर्जी फिज़िक्स में जाना है। सो टोटल 6 पैनल्स हैं आईआईटी रुड़की में। हाई एनर्जी फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, कंडेंस मैटर फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, एटमॉस्फेरिक एंड फोटोनिक्स या लेज़र, ठीक है। सो 6 पैनल्स हैं आईआईटी रुड़की में। सो तो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग में भेज देते हैं, जिसको जिसमें जाना है उस हिसाब से, ठीक है। सो एंड कई इंस्टीट्यूट्स में जैसे आईआईटी कानपुर में एक ही पैनल होता है इंटरव्यू का, तो आपको हर चीज़ का वहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे अलग अलग पैनल है, सो आपको अगर सीएमपी में आप जा रहे हो सो आपको एटलीस्ट सीएमपी का अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे सीएमपी से अगर कुछ सब्जेक्ट रिलेट कर रहा है, जैसे सीएमपी में क्वांटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है,
ठीक है। सो आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी अच्छी तरह आनी चाहिए। सो क्वांटम मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड देन सीएमपी तो आनी चाहिए अगर आप उस पैनल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे आईआईटी कानपुर है, उसमें हर टाइप के टीचर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू में। सो उसमें आपको मिनिमम 4 to 5 सब्जेक्ट्स मतलब अच्छी तरह आने चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे सो यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। सो इस टाइप का होता है। सो अब मैं फाइनली क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ। सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट सीएमपी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो सीएमपी में जो मेरे से पूछा था वो फर्स्ट तो पूछा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं उनका ग्राफ जो है डी वर्सेस ई का ग्राफ जो होता है, डी वर्सेस ई का ग्राफ जो है वो 1D के लिए, 0D के लिए, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए अलग अलग ड्रॉ करवाया था। देन टनलिंग फिनोमिना एक्सप्लेन करने को बताया था। ये तो मेरे से 2-3 प्लेसेस पे पूछा था टनलिंग फिनोमिना। जस्ट एक्सप्लेन करना है पूरा बोर्ड पे। सो टनलिंग एक्सप्लेन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सके बोर्ड पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कि मेरे को बेसिकली नैनो मटेरियल्स में मेरा प्रोजेक्ट था। सो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी पूछा था। सो अगर आप स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि मैं प्रोजेक्ट मेरा ये है, मतलब वो खुद ही पूछते हैं कि आपने क्या किया है मास्टर्स में, प्रोजेक्ट किया है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछते हैं वो। सो मेरा प्रोजेक्ट नैनो मटेरियल्स पे था। सो उन्होंने नैनो मटेरियल से काफ़ी चीज़ें पूछी थी, टेक्निक्स पूछी थी, AFM, XRD, XPS ये सब कैसे होता है, टैम सैम इनसे रिलेटेड पूछा था। दैन नैनो मटेरियल स्पेशल्स क्यों हैं, थिन फिल्म पे क्यों जाते हैं हम, सो ये सब पूछा था। देन क्वांटम, बेसिक क्वांटम भी पूछते हैं वो, उस मतलब जैसे टनलिंग पूछ लिया। देन 1D बॉक्स में पूछ लेते हैं। सो 1 डायमेंशनल बॉक्स में फर्मियोन्स एंड बोजोन्स, कभी फर्मियोन्स डालती है कभी बोजोन्स डालती है। सो एनर्जी कैसी होगी। सो सिंपल फर्मी डायरेक्ट या बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स लगा के आप एनर्जी कैलकुलेट। सो सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। सो जस्ट हम वहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर नर्वस होते हैं सो जब क्वेश्चन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप सिंपल कंफर्टेबल रहेंगे वहाँ पे सो ईजिली आप आंसर कर लेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछते हैं। देन पोटेंशियल बैरियर टाइप क्वेश्चन वो भी पूछते हैं। सो पोटेंशियल बैरियर। देन इसके बाद IISc में, मैंने IISc में भी इंटरव्यू दिया था। सो वहाँ पे मेरे से फिज़िक्स डिपार्टमेंट में मैंने एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स में किया था। सो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स का अलग से पैनल था। सो वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरे से वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा है, जो हम BSc या MSc में करते हैं एक्सपेरिमेंट्स। सो उसके बारे में पूछा। सो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स में जा रहे हैं सो वो एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर पूछते हैं कि आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि हम मास्टर्स या फिर BSc में हम अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट्स मतलब जस्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। सो वहाँ पे आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि आपने किया क्या है, आपने रिज़ल्ट क्या निकाला, मतलब कैसे कैसे किया आपने। सो आपको उसकी सब थ्योरी सब आना चाहिए कि मतलब नोट सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लर्न कर लो, मेजर एक्सपेरिमेंट्स वो खुद ही पूछते हैं कि आपने क्या किया है एक्सपेरिमेंट्स में। सो इस टाइप के क्वेश्चंस। सो इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स। सो देन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एनर्जी ऑफ पोटेंशियल 1 डायमेंशनल बॉक्स की निकाली, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। देन फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 1D बॉक्स में सेम वही जो पहले बताया। देन जो कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह IIT, IISERS एंड IISc ये हर जगह जो मैथमेटिकल ग्राफ्स हर जगह बनवाते हैं, मैथमेटिकल ग्राफ्स, ठीक है। सो ये हर जगह कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह कहीं पे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिकल ग्राफ्स आपको हर चीज़ के आने चाहिए। आपको एक बुक भी आती है, आप बुक भी कोई डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एंड पढ़ भी सकते हैं, जैसे नेट से ही डायरेक्ट लिख लिया कि ये ग्राफ्स। सो e⁻mod x का ग्राफ आपको बताना चाहिए, e⁻mod x, ठीक है। सिंपल एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, ठीक है। ये सारे मेजर, और इसका जो ग्राफ आता है वो इस टाइप का आता है, इस टाइप का, ठीक है। सो इतना आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का ग्राफ आएगा। देन आपको
2 रेज़ टू पावर एक्स, ये तो एक्सपोनेंशियल सिंपल ग्राफ हो गया, 3 रेज़ टू पावर एक्स, 4 रेज़ टू पावर एक्स। सो ये साइमल्टेनियसली आपको बनवा लेंगे बोर्ड पे, कैसे कैसे डिफरेंस रहेगा इनमें। ई की वैल्यू 2.718 होती है, सो इसमें कैसे डिफरेंस आएगा ग्राफ में, ठीक है। देन इसके बाद सिंपल साइन एक्स, कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, tan x, cot x, sec x, cosec x, देन इन्वर्स फंक्शंस का ग्राफ, साइन इन्वर्स x, ऐसे ही कोस इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, इन सब के ग्राफ भी बताने चाहिए। देन स्क्वायर फंक्शंस के ग्राफ भी, साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, कोट स्क्वायर x, सो इन सब स्क्वायर्स फंक्शंस के भी ग्राफ पता होने चाहिए। देन 1/x का, 1/x स्क्वायर का, 1/x क्यूब का, देन इसके साथ ही log x का भी, log x स्क्वायर, log ऑफ साइन x, सो इस टाइप के सारे ग्राफ्स पता चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस के ग्राफ, हाइपरबोलिक फंक्शंस के ग्राफ, tan हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x, देन cos हाइपरबोलिक x, ठीक है। सो इसके ग्राफ जो आते हैं, tan हाइपरबोलिक x का ऐसे आता है, देन cos हाइपरबोलिक x का ऐसे आता है, देन लास्ट इज sin हाइपरबोलिक x का ऐसे आता है, ठीक है। सो इस टाइप का ग्राफ आता है। सो आपको ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप देख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक x का होता है e⁻x माइनस e⁻⁻x/2। सो वहाँ पे आप सिंपल वैल्यू पुट करके भी बता सकते हैं, इतना टाइम वो देते हैं आपको। जैसे e⁻mod x का बताना है, सो आप इसमें वैल्यू पुट करके बता सकते हैं। सो e 0 पुट करेंगे, सो x को 0 पुट करेंगे, सो 1 आ जाएगा, ठीक है। देन x को +-1 पुट करेंगे, सो इंक्रीज़ करेगा, सो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। सो इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम देते हैं सिंपल वैल्यू पुट करके भी, और काफ़ी आपको मतलब ये सब तो आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे, tan हाइपरबोलिक। सो इन सब को आप अच्छी तरह रिमेंबर करिए ग्राफ्स को, और भी ग्राफ्स हैं काफ़ी सारे, सो आप देख लेना, काफ़ी टाइप्स के ग्राफ पूछते हैं वो। सो ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो हर इंस्टीट्यूट्स में पूछते हैं। मैंने सब स्टूडेंट्स से पूछा जिन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में दिया, बार्क में भी जिन्होंने दिया। सो ये सबसे रिलेटेड है, मतलब हर इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के मैंने बारे में नहीं बता रहा, सो सबके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो आपको इतना पता होना चाहिए, मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपने गेट का सिलेबस भी किया है एंड JRF भी किया है, सो आप इजीली आपको ये सब पता होना चाहिए। सो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए मोस्टली, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। सो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आप कैसे कैसे ये एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे, ठीक है। सो CMP में ही आते हैं। सो CMP से रिलेटेड कभी क्वांटम में श्रोडिंजर इक्वेशंस पूछ लेते हैं, मतलब CMP में ही क्वांटम हमेशा पूछते हैं। CMP में अगर आपको क्वांटम जरूर आनी चाहिए अगर आप CMP में इंटरव्यू दे रहे हैं, सो ठीक है। तो श्रोडिंजर इक्वेशन, देन श्रोडिंजर इक्वेशन की सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। सो ये सब, एंड देन उसके बाद क्वांटम फिनोमिना में टनलिंग मैंने बताया था, ठीक है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस, देन टनलिंग की एप्लीकेशंस, जैसे टनल जंक्शंस में होती है, जोसेफिन जंक्शंस में होती है, टनल डायोड्स होते हैं, रेजोनेटिंग टनल डायोड्स होते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी होती है, ठीक है। देन टनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। सो ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं इसकी। रेडियो एक्टिव डिके, जैसे अल्फा डिके में भी यूज़ होता है टनलिंग फिनोमिना। देन न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में भी यूज़ होता है। सो न्यूक्लियर में भी इसमें पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सो ED से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप CMP में बैठ रहे हैं, सो CMP से रिलेटेड या फिर क्वांटम से रिलेटेड पूछेंगे। सो कभी कभी पूछ लेते हैं डाइवर्जेंस कर्ल्स, जो सिंपल चीज़ें हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। जीमन इफेक्ट पूछ लेते हैं, एनालॉगस एंड नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट CMP में मेथड्स टू नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे XRD, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। सो इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं। उसकी वेवलेंथ में अगर हमको सेम चाहिए तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अलग अलग फॉर्मूले, जैसे
एक्सरेज की वेवलेंथ कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम इस रेंज में रहती है, 1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन में उतनी वेवलेंथ कैसे मिलेगी? सो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए h/√2m होती है, देन ये आ जाती है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो v की वैल्यू क्या होगी कि ये 1 एंगस्ट्रॉम हो जाए, सो इतना 150 पे हो जाएगा। सो इतना आपको पता होना चाहिए कैसे न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैसे होती है। सो यहाँ पे हम h/p से h/√3m kBT हो जाता है। ठीक है, सो टेम्परेचर यहाँ पे देते हैं। सो जब न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, सो हाफ mv² = 3/2 kBT करेंगे। सो ये रिलेशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, सो न्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है, इनमें किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। देन ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंड्स, ओरिजिन ऑफ एनर्जी बैंड्स, सो ये कैसे आते हैं। देन क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, देन रो वर्सेस रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, और कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो ये सब आपको आना चाहिए, इतना बेसिक। देन वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में कैसा होता है, विद इन सॉलिड कैसा होगा। ठीक है, विद इन सॉलिड में ब्लॉश फंक्शन लग जाएगा। ठीक है, फ्री स्पेस में e⁻⁰ होता है सिंपली। देन उसके बाद मेटल सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, ये दोनों मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए पता होना चाहिए। देन स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे कौन सा मॉडल अच्छा है, आइंस्टाइन, डिबाय। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। देन सुपर कंडक्टिविटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। देन सुपर कंडक्टिविटी में हार्ड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, डिफरेंस क्या है। देन मेजनर्स इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, फ्लक्स कैसे उसमें मेजनर्स इफेक्ट होता है, उसमें नहीं होता मेजनर्स इफेक्ट। सो ये सब पता होना चाहिए। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, BCS थ्योरी क्या होती है। ठीक है, कूपर पेयर्स फॉर्मेशन, इसकी एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी की, जैसे स्क्विड में है अलग अलग एप्लीकेशंस और सब। और मैग्नेटिज्म्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व या फिर MH कर्व। ये दोनों कर्व आपको हर किसी के लिए पता होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, देन फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। सो इन सब के लिए आपको ये सारे कर्व्स पता होना चाहिए, इनका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, कहाँ से आता है ये सब पता होना चाहिए। रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, देन हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, सो उनमें डिफरेंस क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मतलब फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किस टेम्परेचर पे बनता है, किस मटेरियल के लिए क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर। सो ये बेसिक से चीज़ें आपको जस्ट रिमेंबर कर लेनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद पार्टिकल इन अ पोटेंशियल बॉक्स से कभी कभी इजी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्टिकल इन अ पोटेंशियल बॉक्स सिंपली एक्सप्लेन करिए, उसका वेव फंक्शन निकालिए। जस्ट आपको इतना तो याद ही होता है, वेव फंक्शन बताइए, देन एनर्जी उसकी बताइए कितनी होती है, देन रिलेशन एनर्जी का ग्राफ पूछ लेते हैं, एनर्जी का ग्राफ, देन वेव फंक्शन कैसा कैसा होता है। ठीक है, देन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से n=1 ही क्यों लेते हैं, n=0 क्यों नहीं लेते, एनर्जी जो होती है वन डायमेंशनल बॉक्स की। ठीक है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम देखते हैं। देन स्पिन का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट, ये सब भी पूछ लेते हैं। देन कभी कभी इससे ही स्टार्ट करके उसी वन डायमेंशनल बॉक्स को हम पर्टर्ब कर देते हैं। सो पर्टर्बेशन की थ्योरी आ जाती है वहाँ पे, पर्टर्बेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं अगर CMP में देख रहे हैं। सो पोटेंशियल बैरियर के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, किस टाइप, कैसे कैसे अलग अलग टाइप के पोटेंशियल बैरियर होते हैं, वेव फंक्शन कैसा होता है अलग अलग जगह पे। जैसे टनलिंग में है, टनलिंग में यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है। ठीक है, सो ऐसा अगर बैरियर है, ठीक है, डैम्प हो जाती है वेव। सो इतना आपको सिंपल पता होना चाहिए, वहाँ पे बता सकें आप। देन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू,
पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उनका सिग्निफिकेंस, क्यों ज़ीरो है मोमेंटम, ठीक है। सो अगर आप न्यूक्लियर में इंटरव्यू दे रहे हैं, सो न्यूक्लियर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो न्यूक्लियर फिज़िक्स में जैसे शेल मॉडल के डायग्राम्स बनवा लेते हैं। देन गामा डिके, बीटा डिके, अल्फ़ा डिके, सो ये सारे एमिशन, इनके स्पेक्ट्रम, देन बीटा डिके में बीटा प्लस बीटा माइनस इनका स्पेक्ट्रम, देन हर तरह के जो डिकेज होते हैं, ठीक है। देन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देन एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, ये सब पता होना चाहिए। देन डिटेक्टर्स जो होते हैं न्यूक्लियर के, सो डिटेक्टर्स जैसे जीएम काउंटर है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर है, सो इनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। सो प्रिसीशन, रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, इन सब में काफ़ी डिफरेंस पूछ लेते हैं, इन सब टर्म्स में डिफरेंस क्या है। देन डिटेक्टर में क्वेंचिंग क्या होती है, ठीक है, क्वेंचिंग क्यों करते हैं, सो ये सब पता होना चाहिए। देन गामा रे स्पेक्ट्रम, देन कॉम्पटन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसमें डिफरेंस। देन ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम कभी पूछ लेते हैं, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, वो कभी पूछ लेते हैं। देन इसके बाद अगर लेज़र्स में देखें, अगर आप फोटोनिक्स में दे रहे हैं इंटरव्यू, सो लेज़र्स में कभी ईडी से भी पूछ लेते हैं, जैसे मैक्सवेल्स इक्वेशन पूछ ली, इनका सिग्निफिकेंस पूछ लिया डायरेक्ट, जस्ट सिग्निफिकेंस बताओ, मैक्सवेल इक्वेशन सारी लिखनी है, देन उसका सिग्निफिकेंस कहाँ से आई, वो कौन सा लॉ है उस पर, ठीक है। देन उसके बाद लेज़र्स से हीलियम नियॉन लेज़र्स, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं, देन ठीक है, ये सब हो गया। देन जीमन इफेक्ट, न्यूक्लियर में ही जीमन इफेक्ट, एनालोमस एंड नॉर्मल जीमन इफेक्ट, डिफरेंस क्या है, ठीक है, कब होता है। देन कभी इसी में ही मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे देते हैं, इलिप्स का एरिया निकालो, जस्ट डराइव करो इलिप्स का एरिया, किसी और प्रॉब्लम दे दिया, किसी इसका एरिया निकालना है, देन ऐसी भी प्रॉब्लम कभी दे देते हैं। देन एक्सरे, गामा रेज, इनका ओरिजिन क्या है, एक्सरेज, गामा रेज, इनका ओरिजिन क्या है। एक्सरे एटॉमिक ट्रांजिशन से आती है, देन गामा रेज न्यूक्लियर ट्रांजिशन से आती हैं। देन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो मैंने पहले बताया, क्वांटम भी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो भी हैं एनर्जी से रिलेटेड, सो अलग अलग वहाँ पे क्या क्या अलग अलग एनर्जी होती है पार्टिकल की, ठीक है। देन लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, इनमें डिफरेंस, कहाँ यूज़ करते हैं लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से भी आ जाता है। सो आपको सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए वहाँ पे। सो देन उसके बाद न्यूक्लियर में ही एफिशिएंसी, इंट्रिंसिक और एब्सोल्यूट, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन क्वांटम स्कैटरिंग से न्यूक्लियर में कैसे जाते हैं, ये न्यूक्लियर में कहाँ पे होती है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ निकालते हैं। देन बाइंडिंग एनर्जी कर्व, सेमी एम्पेरिकल फार्मूला से जैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें उसकी टर्म्स, सेमी एम्पेरिकल फार्मूला में जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करना। देन फिजन फ्यूजन, आपको इतना पता होना चाहिए, फिजन फ्यूजन, उनके एग्जांपल्स, ठीक है। देन एक लीनियर इक्वेशंस भी कभी दे देते हैं मैथमेटिकल, ठीक है, उसको सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी, कोई भी इक्वेशंस दे दी, आपको सोल्व करने को बोला है, ठीक है। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे दी कभी, सो उसको आपको सिंपल, काफ़ी सिंपल होती हैं, सो आप जल्दी आपको सोल्व करके जस्ट बताना है, ठीक है। देन हाई एनर्जी फिज़िक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, हैमिल्टोनियन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फोक स्पेस में, ठीक है। मोड एक्सपेंशन ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स स्केलर फील्ड्स, देन क्लेन जॉर्डन इक्वेशंस, ठीक है। देन करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसकी, देन कॉम्यूटेशन रिलेशंस बोसोन ऑपरेटर्स के, फर्मियोन ऑपरेटर्स के। देन हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन लिखना है। देन आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तुम्हें, देन उसका वेक्टर पोटेंशियल देना है, सो ईडी से भी, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सब मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस बता दिए जो भी मेरे को पता चले। देन ग्राफ्स का भी बता दिया, सिंपल ग्राफ तो हर जगह ही पूछते हैं, मैथमेटिकल ग्राफ, ठीक है। सो आपने देखा होगा काफ़ी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक क्लियर है, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे मतलब
अगर गेट और जीआरएफ के पेपर में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछेंगे, आपको सिंपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे जो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, सो देखा होगा आपने काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बेसिक अगर आपका क्लियर है सो आप इजीली आप आंसर कर सकते हैं वहाँ पे। जस्ट आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंटली जाना है एंड ये नहीं सोचना कि मतलब इतने टीचर्स बैठे होंगे, कोई आपको अपने फ्रेंड्स की तरह अगर आप ट्रीट करेंगे उन्हें, मतलब फ्रेंड्स के सामने जैसे आप किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट ये सोचिए आप किसी फ्रेंड को जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं किसी टॉपिक पे। ठीक है, सो आप सिंपली आप उन्हें अच्छी तरह आंसर कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए, सो थैंक यू।